Assalamu alaikum students. Uh, we are starting our lecture for history, and we possibly, we have been teaching history almost for it's about 40 or 45th day in history. We have been taking classes, and we have almost spent more than 40 hours with the history so far. And in our last session, we completed the portion of political history of Delhi Sultans or Delhi Sultanate. Now, as usual, while we dealt with many kingdoms and empires in the past, we used to touch their political, social, economic life as well. And same will be case here in case of Delhi Sultanate. And believe me, this is more useful as an information for you as far as your exams like UPSC, JKPSC, or somehow JKSSB as well are concerned. तो ये चीज़ क्योंकि this is a reflection of the society of past. इसी की रिफ्लेक्शन को देख के हम फिर चेंजेस एनालाइज करते हैं कि व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन मॉडर्न एज. तो ये आपके लिए फिर एग्जामिनेशन में एक प्रॉपर मटेरियल बन जाता है किसके लिए, क्वेश्चंस के लिए. तो मोस्ट ऑफ थिंग्स विच विल स्टडी टुडे I have almost tried to cover them up in your political history as well, but still to give them those points a consolidated framework, a consolidated benchmark, we are again going to discuss those points, but in a proper set, in a proper manner. Otherwise, आप ये देखेंगे, बार बार देखेंगे, जो भी आपको हिस्ट्री में कोर्स पढ़ाएंगे, दे ट्राई टू वो एक टच नहीं करते, इन पॉइंट्स को टच नहीं करते. बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. These are very important, and that nothing in history should be ignored. At least you should cover your standard books very firmly, with utmost conviction. तो उससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है. बार बार मैंने इस चीज़ पे आपको फोकस करा कि जितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी आपकी अच्छी चांसेस है चीज़ों को सही से सॉल्व करने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में. ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट Politico-administrative structure of Delhi Sultanate. या हम फोकस रहेंगे ज़्यादातर इनकी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक. आज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो कल हम ज़रूर इसकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे और डिफरेंट आस्पेक्ट्स पे, क्योंकि लोकल आस्पेक्ट्स शायद आज टच नहीं हो सकता है. ठीक है, वो कल ही होगा. तो अगर हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, लाइक वी हैव बीन डीलिंग इन द पास्ट, यहाँ कुछ एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए अच्छे पॉइंट्स क्या है, अच्छे पॉइंट्स. तो उन पॉइंट्स को आप हाईलाइट कीजिए. हु वाज द सेंट्रल फिगर? सुल्तान. ठीक. गो मीन्स पहले हम किसकी बात करेंगे, यहाँ सुल्तान की बात. सुल्तान एक पावरफुल चीफ फिगर थी इन दिल्ली सल्तनत. ये हमें एटलीस्ट इस बात पे हम मुतफिक थे और इस बात पे हमें पूरा विश्वास है कि ये बात सही है. ही वॉज ल्यूटिनेंट ऑफ खलीफ ऑफ बगदाद, अब्बासिद खलीफ. ये बात हमें समझो, ल्यूटिनेंट. कौन सी खलीफा चल रही थी? अब्बासिद खलीफा. ठीक है. ल्यूटिनेंट मीन्स ये अपने आप को
एसोसिएट करा था कि यहाँ से हमें पता चला है कि अपने आप को डिप्टी मान रहा था खलीफा का, पर ये सारी टेरिटरीज खिलाफत के अंडर नहीं आ रही थी। इट वॉज ओनली अ सिंबॉलिक वे टू एक्सप्रेस योर सॉलिडेरिटी दैट वी बिलोंग टू द इस्लामिक एम्पायर, बट एम्पायर इटसेल्फ वाज नॉट अ पार्ट ऑफ अब्बासिद खलीफा। ठीक, और एक ही रूलर ने दिल्ली सल्तनत में अपने आप को खलीफा डिक्लेयर किया, हुआ ही मुबारक शाह खिलजी, इंपॉर्टेंट। और बाकियों ने किसी भी रूलर ने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर नहीं किया। ठीक, they considered themselves as lieutenant of Khalifa. In fact, they read the name of Khalifa in the Friday prayers and sermons, but we do not still consider that they were a part of the Caliphate, Abbasid Caliphate, but the Delhi Sultans used to declare themselves as lieutenant to Khalifa. ठीक, हाँ, समझ आया? He was supreme commander of army. Political and well as legal authority. जहां मैंने आपको पॉलिटिकल समझाया, दो चीजें यहां समझने बाकी है। पॉलिटिकल मैंने समझाया कि सेंट्रल फिगर जो पॉलिटिकल एम्पायर की थी वो कौन सा था? सुल्तान। वो तो मैंने आपको समझाया। नाउ सेकंड पॉइंट कम्स टू दैट ही वाज आल्सो अ सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी। मींस जब हम इसके बाद दीवाने अर्ज या अर्ज ममलिक की बात करेंगे, वह हम ये कंफ्यूजन हो सकता है कि अर्ज ममलक, द ऑफिस दैट वाज क्रिएटेड बाय बलबन, वाज आल्सो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी, मगर वो स्टेटमेंट गलत होगी। तो सही स्टेटमेंट क्या है? सही स्टेटमेंट है द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज सुल्तान हिमसेल्फ, नॉट अर्ज ममलक। ठीक, now second point is he was a legal authority as well. We have always seen that doing justice or prevalent of justice during the time of sultanate was given very high valued. In fact, we have an examples from the reign of Balban as well as from the Muhammad bin Tughlaq, where we see that they dispensed justice with utmost fairness. ठीक है? In fact, we have also a reference about Muhammad bin Tughlaq that he even gave strictest of punishments to his ulemas, which was not a norm in those days, because no sultan used to go against ulemas. But we have a reference, it came to dispensation of justice, but we have a reference of Muhammad bin Tughlaq where we have a reference that he even gave strict punishments to ulemas. He was final, Sultan says, he was final court of appeal. When we say final court of appeal means इसके नीचे भी फिर कोई ऑफिस था जहां अपील की जा सकती थी। एक तो ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील खुद सुल्तानी था, मगर ये डायरेक्टली ओरिजिनल अपील भी सुन सकता था। मींस ओरिजिनली लोग पहले इसी के पास भी जा सकते थे। इफ दे फाउंड दैट हमारा कोई फायदा नहीं आएगा अपील लोअर अथॉरिटी से ऊपर, तो वो ही वाज द रिसीवर ऑफ appeal himself as well as the final court of appeal. Means below Sultan there would have been some Qazi type structure, and we know Chief Qazi during the time of when Muhammad bin Tughlaq was
Sultan. We know about this this Ibn Battuta. He was promoted to chief qazi. चीफ काजी यूज वो जज हुआ करता था, अगर वहां से अपील, उसके फैसले से अपील डायरेक्टली कहाँ जा सकती थी? सुल्तान की। ठीक, ये बात आपको समझ आई? हाँ, अब इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में मसला पड़ेगा, दैट वुड बी अबाउट हिज सक्सेशन, हु वुड सक्सीड टू द थ्रोन। क्या आपने पढ़ा है सक्सेशन के बारे में? आप थोड़ा आइडिया है इसके बारे में? वो तो एक मुक्ति में हमने पढ़ा। सक्सेशन में क्या था? सक्सेशन में वाज देयर रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर, कि बड़े ही बेटे को सल्तनत मिलेगी। प्राइमोजेनिचर मीन्स जो सल्तनत एल्डेस्ट सन को ही मिलेगी, मगर ना ही हमने ये रूल सल्तनत में कहीं नहीं देखा कि दिस वाज नॉट प्रेजेंट, द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर वाज प्रेजेंट, नो। तो क्या था? इधर a sultan used to nominate himself, क्या था? नो। फिर देन क्या था? दो चीजें, या तो नॉमिनेशन हुआ करती थी, जैसे अल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपने रीन में ही नॉमिनेट किया था, या नॉमिनेशन, वरना लेजिटिमेसी थी, मीन सब भाई आपस में मुत्तफिक है कि कौन रूल करेगा। या सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा हमने देखा, दैट वाज यूसर्पेशन ऑफ थ्रोन, मीन्स जंग होती थी आपस भाइयों में या कजन्स में, वो यूसर्प करते थे। क्या करते थे? थ्रोन को। ये तो समझ है ना। और इस्लामिक रूल में क्या हुआ करता था? देखो, हम अगर इस्लामिक रूल भी हम इसको प्योरली नहीं कह सकते, क्यों? बिकॉज इस्लाम में जो आइडल है रूलर का, उसको थ्रू इलेक्शंस इलेक्ट किया जाता है। क्या करते हैं? थ्रू इलेक्शंस। दैट इज अ रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस्लाम बिलीव्स इन रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज वी इलेक्ट आवर रूलर। मगर हाँ, ऐसा कोई नहीं था जिसमें यू वुड बी फेमिलियर विद बायत कंसेप्ट। ठीक है, बायत कंसेप्ट में यही होता है कि हम इलेक्ट करते हैं अपने हेड को। ठीक है ना? हाँ, ऐसा यहाँ चीज कोई नहीं था। ऐसी चीज थी कोई? ना ही प्राइमोजेनिचर था, बल्कि यहाँ तो 3 बेसिस थे रूलर के, या तो सरप्रेशन करता था, या लेजिटिमेट रूल हुआ करता, या नॉमिनेट खुद सुल्तान करता। ठीक, नाउ अब हम किसके कहाँ जाएंगे? मिनिस्टर्स। कहाँ जाएंगे? समझ आ रहा है? फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ। As studied so far, हमने हर किसी एम्पायर में हर जगह हमने देखा कि वहाँ किंग को, या हम सुल्तान की बात करेंगे, सुल्तान here again was assisted by number of ministers and various other heads of department. ठीक है? और इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट फिगर हुआ करती थी, वो कौन था? वजीर। वजीर इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, टेल मी द रोल ऑफ वजीर। Everybody confuses that he was prime minister. Everybody, मगर शायद आप मुगल और दिल्ली सल्तनत के वजीर को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। तो ये वजीर कुछ और ही था।
फर्स्ट फ्यू पीरियड्स में कुछ और था, आगे जाके इसकी फंक्शन कुछ और बन गई, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बनता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत वाज इम्पोर्टेंट की फिगर। ठीक, earlier and later चेंज हो गया। ठीक है, अर्लियर ये क्या था, he was primarily a military leader, primarily a he was primarily a military leader, but later he became associated with revenue. It's important. ठीक, फर्क समझ आई? ये याद रखना, मेहरबानी करके यहाँ अपने आप को भी उन स्टूडेंट्स की तरह जो आम तौर पर पता नहीं कहाँ से क्या चीज़ें उठाते, प्रॉपरली हमें पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है क्या चीज़ है। ठीक, अगर अब वजीर इम्पोर्टेंट की फिगर है और लेटर इसका जो रोल बन गया वो क्या बन गया, इम्पोर्टेंट, ही बिकेम एसोसिएटेड विद रेवेन्यू। रेवेन्यू के साथ साथ यहाँ जब ये रेवेन्यू he was when he became important revenue official, he was assisted by two officials. He was assisted by two officials. कौन? वजीर। One was auditor general, दूसरा अकाउंटेंट जनरल। जब हम ऑडिटर जनरल की दिल्ली सल्तनत वाली टर्म इस्तेमाल करेंगे, दैट वुड बी मोतफी ममालिक। and this would be मशरफी ममालिक अकाउंटेंट। ठीक है, याद है आपको ये टर्म्स? तो यूपीएससी थोड़ी आपको अकाउंटेंट जनरल पूछेगा, यूपीएससी आपको टर्म बताएगा ये कौन था। ठीक है, लिखा? चलो कंफ्यूजन दूर हो गया। याद रखिए, यूपीएससी पूछेगा the term मशरफी ममालिक appeared in medieval India, it refers to, तो वहां आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद हम किस डिपार्टमेंट की बात करेंगे? मिलिट्री डिपार्टमेंट की। किसकी? और इस डिपार्टमेंट किसने एस्टैब्लिश किया था? ये डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड इट यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग सेल्जुक्स। ठीक है, तो बलबन ने इस
डिपार्टमेंट की एस्टैब्लिशमेंट की थी, उसने बनाया था एक डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज, दीवाने दीवाने अर्ज, और हेड कौन करता था फिर? ठीक है, हेड। इससे पहले मैं इस मिलिट्री डिपार्टमेंट की बात करूं, इसको और इसका अब आपको पूछा जाएगा, दिस अर्ज ममालिक वाज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मड फोर्सेस। तो आप जल्दी जल्दी, सर हमें तो पता है सर सुप्रीम कमांडर कौन है, जल्दी में आप टिक मारेंगे, मगर हमें पता है कि दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। It was not Arz Mamalik that was head of supreme commander of armed forces in Delhi Sultanate. Rather, it was Sultan himself who was supreme commander. Because supreme commander वो खुद क्यों रहना चाहता था? उसको जंगें लड़नी थी, उसको एम्पायर को एक्सपेंड करना था, और उसकी जो आर्मी की स्ट्रेंथ या आर्मी की हॉस्टिलिटी बहुत मायने रखती थी किंग के लिए। अगर आर्मी ही उसकी हॉस्टाइल हो जाती तो किंग का थ्रोन ये नहीं रहता, सेफ नहीं रहता। तो इसलिए वो उसको खुद कंट्रोल करता था। रादर ए डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड फॉर समथिंग एल्स। व्हाट वाज दैट डिपार्टमेंट क्रिएटेड फॉर? इट वाज क्रिएटेड फॉर रिक्रूटमेंट, इक्विपमेंट एंड पेमेंट। ठीक, यस, रिक्रूटमेंट, इक्विपमेंट, ठीक। और कितने ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इस मिलिट्री डिपार्टमेंट की बात करेंगे, क्या क्या प्रेजेंट था? इन्फेंट्री, कैवलरी, ये चीजें तो आपको पता होंगी। और शायद आप बोलेंगे एलिफेंट्स कहाँ पर? एलिफेंट्स also used to be there. Elephants used also used to be a part of elephant corps. Also used to be a part of army. Even miners and sabers were also who used to miners and sabers. ठीक है? जो सड़कें जब किसी जंगल से आर्मी पास करती थी, वो वहां रोड्स को क्लियर करती थी। क्या करती थी? वो क्लियर वो करती थी, टर्मिनोलॉजी जो साफ करती है जंगलात को, ठीक है, ताकि आर्मी के लिए एक वे बन सके। आया समझ? और हमने देखा अलाउद्दीन खिलजी तक मेनली इस आर्मी को कैसे पे किया जा सकता था, किया जाता था। दे वर असाइन्ड रेवेन्यू ट्रैक्ट्स और विलेजेस रादर इक्तास। ठीक, तो फिर वो वहां से एक रेवेन्यू लेते थे और आर्मी को पे। बट इट वाज अलाउद्दीन खिलजी हु रीऑर्गेनाइज्ड दिस सिस्टम। ही डिड टू थिंग्स। इसने एबॉलिश किया सिस्टम, इनको ये दिया विलेज टैक्स इनको दे दिए जाए, बल्कि ही स्टार्टेड पेइंग आर्मी इन कैश। ही स्टार्टेड पेइंग आर्मी इन कैश। और अब इनको रेवेन्यू ट्रैक्ट जब एस्टेब्लिश किया तो ये खुद ही अपने आप को हेरिडिटरी मानते थे। तो आर्मी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई थी, क्योंकि जब हेरिडिटरी, अब वो वहाँ अपने वो एक मेरिट बेस्ड आर्मी अब नहीं रही। जब मेरिट बेस्ड आर्मी अब नहीं रही तो आर्मी का सुस्त होना लाजमी था। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो गई अलाउद्दीन खिलजी के वक्त, दैट वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दाग एंड चेहरा सिस्टम। ही स्टार्टेड दाग एंड चेहरा सिस्टम। ये भी ये सारे चीज़ें हमने पढ़ी है। उसने मीन्स उसने एक मानो ब्रांडिंग सिस्टम, हाँ, to allow only good quality horses to be a part of army, and एक descriptive role प्रिपेयर किया आर्मी सोल्जर्स का, ताकि बाप के बदले कोई बेटा ना आए, बेटे के बदले कोई भतीजा ना आए, ठीक है, खुद। तो इससे reorganization army was very much, and it was these splendid policies of Alauddin Khilji that helped him to control the Mongol menace, which was one of the
fiercest menaces that would have eaten up or blown up the northern part of India in particular and whole of India economically in general. ठीक तो ये चीज़ आपको मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई है. अब इसके बाद अगर हम मिलिट्री डिपार्टमेंट के बाद अब बात करेंगे और एक पॉइंट यहाँ में जो मिस कर गया, दैट वाज आपको ये पूछा जा सकता है वो हिंदूज रिक्रूटेड, आप बोलिए हाँ, हिंदूज वो रिक्रूटेड इन आर्मी एंड दे वर इवन रिक्रूटेड फ्रॉम द टाइम ऑफ गजनवीड्स ओनली. और बाद में दिल्ली सुल्तान्स के अंडर वो लार्ज नंबर्स में रिक्रूट किए गए, स्पेशली फॉर इन्फेंट्री एंड, ठीक है. गजनवीड्स के अगर आपको एग्जामिनर ने देखो अगर आपको एग्जामिनर ने यहाँ डिसीव करने की कोशिश की, चूंकि गजनवीड्स आपको जब माइंड में आता है तो आपको लगता है प्योरली इस्लामिक पावर, तो व्हाई वुड दे रिक्रूट हिंदूज. तो आप क्या बोलेंगे, नहीं, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इट वाज द गजनवीड्स who started recruiting Hindus in infantry as well as cavalry. But during the time of Delhi Sultanate, Hindus were employed in large numbers especially for infantry. ठीक है, infantry. और इसके बाद अब आपने सही जो का पॉइंट कहा था ना, हाँ कि दीवाने आरस वहाँ का सिस्टम, हाँ, so it was taken by बालबन ने फिर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, अब हम ये तो हो गए बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स, अब हम जाएंगे छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स की ओर. ठीक, जब हम छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट कुछ बन जाते हैं. I will start दीवानी रिसालत. दीवानी इंशा, और व्हाट वाज इसका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नाम क्या था? पर मैंने तो पता है आपको माउंटेन डेवलप के वक्त अमेरिको, दीवान अमेरिको. हाँ, ठीक. तो इसके बगैर भी अगर कोई डिपार्टमेंट मुझे याद पड़ा तो मैं कल जरूर बनाऊंगा, मगर मुझे फिलहाल इतनी याद पड़ रहे. और दीवानी बंदगान जो स्लेव्स का था. ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन सा डिपार्टमेंट किया था? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एरियर्स, उनका नाम क्या था? दीवानी मुस्तखराज. और भी था कोई? दीवानी रियासत, आपको याद ही नहीं है? देखो, मैंने रिसालत और रियासत आप फिर कंफ्यूज कर जाते. दीवान रिसालत किसके लिए इस्तेमाल होता था?
आपको तो पता होनी चाहिए. This department used to have had religious endowments, इनाम्स, जो भी रिलीजियस एंडोमेंट्स देते थे ना उलेमास को, वो या किसी और चीज़ को या कोई इनाम दिया जाता था, तो वो कौन डिपार्टमेंट देता था? दीवानी रिसालत. और इसको प्रिजाइड करता था मेनली सदर. मीन्स सदर इस डिपार्टमेंट के हेड करता था. ठीक. दीवानी इंशा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस. दीवानी रियासत, व्हाट फॉर? अलाउद्दीन खिलजी क्रेडिट फॉर मार्केट के लिए था ना, मार्केट कंट्रोल. खत आता है बाहर से, खत देना होता है बाहर से, किंग के लिए कोई संदेशा होता है, किंग किसी को संदेशा भेजता है, तो वो कौन? दीवानी इंशा उसको हैंडल करता है. ठीक है. दीवानी अमीर को एग्रीकल्चर. ठीक है. इट इज अबाउट स्लेव्स. उन स्लेव्स में, जब हम स्लेव्स दीवान इंदगान बंदगान परसों भी बात की थी, उनमें कुछ आर्टिजन्स जो वर्कशॉप में काम करते थे. ठीक है. कुछ स्लेव्स किस में काम करते थे? वर्कशॉप्स में करते थे कि नहीं? और इस वर्कशॉप को जो हेड करते थे उनको बोलते थे वकीले दर, इंचार्ज ऑफ रॉयल. जो वर्कशॉप्स, देखो वर्कशॉप्स, वो जो स्लेव्स को मेनली उन वर्कशॉप्स के लिए लेते थे जो रॉयल घराने के लिए काम करते थे. ठीक है. जिसमें रॉयल फैमिली के लिए चीज़ें बनाई जाती थी. और उन वर्कशॉप्स को जो हेड करता था उसको कहते थे वकीले दर. क्या कहते थे? वकीले इंचार्ज ऑफ रॉयल वर्कशॉप्स. DAR, whatever. वकीले डार याद रखो. These are some important offices which we have to study about Delhi Sultanate. And tomorrow we'll be discussing about their local administration, possibly about the society as well. Then we'll be in coming lecture we'll be studying about their economic and other aspects. In all, we'll try to see many of the aspects of the administration itself about Delhi Sultanate as a whole, because we are expecting a question from one or two from these points or from these areas. So similarly, we will be subsequently taking Vijayanagar, and after Vijayanagar we'll be taking Mughals. So it is going to take almost 1 month from now to complete Mughals before we start modern. तो modern 1 month के बाद ही हम कर सकते हैं. Almost by end of December we'll be done with history as a whole. Means we have, अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको कोई और कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है. This will suffice you for everything. क्योंकि I myself consult 2 to 3 books, very standard books for your examination. तो आपको उस चीज़ों में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है. Thank you so much. Allah Hafiz.